हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू परफेक्ट स्टडी चैनल। दोस्तों, आज के इस SBI PO वीडियो में हमने एवरेज टॉपिक लिया है और एवरेज के हम कुछ एक डिफ़िकल्ट हाई लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे और जानेंगे कि कैसे उन्हें इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा रिक्वेस्ट है कि आप इसे काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में जो बेल आइकॉन नोटिफिकेशन है उस पर भी क्लिक करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। Number 1. The average expenditure of the club when there are 20 members is rupees 70 per member, and the average expenditure is rupees 50 when there are 30 members. If it is known that there are some fixed expenses irrespective of the number of guests, then the average expenditure per member when there are 40 members in the club. What is the average expenditure? वो हमें निकालना है। अब फ्रेंड्स, ये जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस का क्वेश्चन होता है, जनरली इसमें लोग कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। फिक्स्ड एक्सपेंसेस को मान लेते हैं x और एक वेरिएबल होता है उसको ले लेते हैं y पर मेंबर। ये एक जनरल अप्रोच होता है सॉल्व करने का, और इसमें दो इक्वेशन बनाते हैं, उसको सॉल्व करके एक्स वाई के वैल्यू निकालते हैं और वो वैल्यू को लगाकर 40 मेंबर्स का कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको पहले तो सिंपल कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। फिक्स्ड एक्सपेंसेस मतलब वो खर्चा जो कि नंबर ऑफ मेंबर्स पे डिपेंड नहीं करता। यदि एक मेंबर नए ना हो तो भी क्लब में उतना खर्च हमको देना ही पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपका मान लीजिए कोई आपकी फैक्ट्री है तो उसमें आपको सिक्योरिटी गार्ड का सैलरी देना है। आपके फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो या ना हो, यदि आप सिक्योरिटी गार्ड को एम्प्लॉय किए हैं तो उसको आप फिक्स्ड पेमेंट करेंगे। ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन डबल हो गया तो उसको भी सैलरी डबल कर देंगे, तो ये फिक्स्ड होता है। वेरिएबल एक्सपेंसेस क्या होता है? जो आपके प्रोडक्शन पे के ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना प्रोडक्शन करेंगे उतना आपका पर यूनिट खर्च जो है बढ़ता रहेगा। तो उसी तरह यहाँ पर ये क्लब का सिचुएशन है। तो क्लब में कुछ एक फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, जैसे मान लीजिए उनके बिल्डिंग का कोई रेंट होगा तो वो रेंट जो है वो फिक्स लगेगा ही। कोई मेंबर हो ना हो, मेंबर बढ़े तो भी रेंट जितना है उतना ही रहेगा। परंतु हर मेंबर का जो कुछ एक खर्च होता है वो मेंबर के हिसाब से बढ़ता रहेगा। नंबर ऑफ मेंबर्स डिक्रीज होंगे तो वो एक्सपेंसेस कमेंगे, मेंबर्स बढ़ेंगे वो एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएंगे। यह है बेसिक कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको सिंपल कैलकुलेशन इजी सॉल्यूशन में करके बता देता हूं क्या करना है आपको। देखिए, 20 मेंबर्स का जो एवरेज है वो है 70 पर मेंबर। तो 20 इंटू 70 ये हो गया आपका 1400 फॉर 20 मेंबर्स। ठीक है। अच्छा, अभी जब आपके 30 मेंबर्स हैं तो एवरेज क्या है आपका 50। ये हो गया 1500 फॉर 30 मेंबर्स। अब देखिए, 20 मेंबर्स से जब 30 मेंबर्स होंगे तो आपका फिक्स्ड एक्सपेंस तो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जब 20 मेंबर्स थे क्लब में तो भी फिक्स्ड खर्चा उतना ही था। तो जब 30 मेंबर्स हो रहे हैं तो केवल उन एक्स्ट्रा 10 मेंबर्स का जो वेरिएबल कॉस्ट है, जो केवल मेंबर्स पे डिपेंड करता है, केवल वो बढ़ेगा। यानी कि ये आपका इंक्रीज कितना हुआ? 100 फॉर 10 मेंबर्स। 10 मेंबर्स के लिए जो कॉस्ट इंक्रीज हुआ वो हुआ 100। तो अभी हमें क्या करना है? हम जानते हैं कि 10 मेंबर्स के लिए जो कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है वो हो रहा है 100। अब 30 मेंबर्स से हमें इसको 40 मेंबर्स पे लेके जाना है। तो 40 मेंबर्स के लिए कॉस्ट क्या हो जाएगा? आपका 30 मेंबर्स का कॉस्ट था 1500। इसमें आप 10 मेंबर्स का कॉस्ट 100 और बढ़ा दीजिए तो ये आपका हो गया 1600। और एवरेज क्या हो जाएगा? 1600 डिवाइड बाई 40 इज इक्वल टू 40 पर मेंबर। ये हो गया आपका एवरेज ₹40। सिंपल। इतना कुछ भी जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पूरे चीज़ को मेंटली कर सकते हैं। 20 इंटू 70 1400 फॉर 20 मेंबर्स, 30 इंटू 50 1500 फॉर 30 मेंबर्स। 1500 और 1400 10 मेंबर के 100 रुपये बढ़े तो 30 में आपको और 10 मेंबर बढ़ाना है। 100 रुपया 1500 में बढ़ा दीजिए। 1600 डिवाइड बाई 40। कोई एक्स वाई ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सेकंड, देयर आर 10 कोचेज इन लोकल ट्रेन विच कैरीज ऑन एवरेज 30 पैसेंजर्स पर कोच। एक लोकल ट्रेन में 10 डिब्बे हैं, 10 कोच, और एवरेज 30 पैसेंजर्स ट्रैवल कर सकते हैं हर एक कोच में।
if at least 20 passengers were sitting in each coach, at least minimum 20 passengers in every coach, and the number of passengers in every coach is different, maximum how many passengers can be there in any coach. तो कह रहे हैं कि 10 डिब्बे हैं लोकल ट्रेन में, जिसमें हर एक कोच में, हर एक कंपार्टमेंट में 30 पैसेंजर रह सकते हैं, और मिनिमम हर एक कोच में 20 पैसेंजर्स है। तो हर एक कोच की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या हो सकती है, गिवन दैट नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन एवरी कोच इज डिफरेंट। चलिए अभी इसे बहुत सिंपल वे में सॉल्व करके देखेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है, हमें एक कोच का मैक्सिमम कैपेसिटी निकालना है। जो भी किसी भी एक कोच का जो मैक्सिमम कैपेसिटी होगा वही मैक्सिमम कैपेसिटी हर एक कोच का होगा। तो मैं यहाँ पर जो लिख रहा हूँ वो आपको एग्जाम में इतना कुछ नहीं लिखना है, केवल समझाने के लिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये मेरे 10 कोच है, मेरा एवरेज है 30 पैसेंजर्स, यानी कि टोटल मेरे पास कितने पैसेंजर्स हैं, 10 × 30 300 पैसेंजर्स। ठीक है, अच्छा अब मुझे मैक्सिमम लेना है। चलिए मान लीजिए मैं 10th कोच को मैक्सिमम बना देना चाहता हूँ। इसे यदि मैक्सिमम रखना है तो ये जो 9 है इनको मुझे मिनिमम करना होगा। और मिनिमम कैसे करूँगा, मिनिमम मेरा वैल्यू दिया है 20, तो किसी एक में मैं 20 लेता हूँ। अभी मैं क्या सभी में 20 ले सकता हूँ? नहीं, क्योंकि यहाँ बोला गया है नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन एवरी कोच इज डिफरेंट। तो इसे हम मिनिमम क्या ले सकते हैं, 21, 22, 23, 24 ऐसे करके चलते जाएगा। अब क्वेश्चन है क्या हमें ये 9 नंबर्स का एडिशन करना पड़ेगा? नहीं। आपको पता होगा कि जब भी हमारे पास कोई इस तरह का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज होता है या कंसेक्यूटिव सीरीज कह लीजिए, जिनमें नंबर्स का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होता है, जैसे कि 20, 21, 22, 23, 24, इस तरह के जो सीरीज होते हैं, इनमें टोटल वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, एवरेज इनटू काउंट, कितने नंबर्स हैं। और एवरेज क्या होता है, किसी भी सीरीज में आपको पता होगा हमेशा मिडिल नंबर ही एवरेज होता है। सीरीज होना कंपलसरी है, यानी कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज होना चाहिए जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 24 मिडिल वैल्यू है और हमारे पास कितने नंबर्स हैं, 9। तो यानी कि ये 9 कोचेज में हमने कितने पैसेंजर्स भर दिए, 216। ये 9, ये वाला सेट, ये जो हमारा सेट है ये हो गया 216। तो अब ये जो हमारे टोटल पैसेंजर्स है 300, इसमें से 216 तो हमने दिए इधर, तो 10th में कितना आएगा, 300 - 216, यानी कि 84 पैसेंजर्स आर पॉसिबल मैक्सिमम। ये हो गया आपका आंसर। और यही हर एक कोच में मैक्सिमम कैपेसिटी होगी। क्यों, अब बोल सकते हैं क्यों होगी। अब सारे कोच में 84 पैसेंजर्स कहाँ से आए, ये नहीं बोला जा रहा है। क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि हर एक कोच में मैक्सिमम कितने पैसेंजर्स हैं, पूछ रहा है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है। हम जानते हैं कि हर एक कोच में आप 84 पैसेंजर्स देंगे तो 84 × 10 840 हो गया। हमारे पास तो 840 है ही नहीं। पर क्वेश्चन वो नहीं है, क्वेश्चन है मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, व्हाट इज द कैपेसिटी और पॉसिबिलिटी। तो 84 मैक्सिमम पॉसिबल है। ठीक है, ओके। नंबर 3, a plan is made such that a team of people will manufacture 216 units of X in several days. In the first 3 days, the team completed the daily assignment and then it manufactured 8 units of X over and above the daily plan. Therefore, one day before the planned date, they had already manufactured 232 units of X. How many units of X a day did the team have to manufacture according to the plan? तो यहाँ कह रहे हैं कि several days, कई दिनों में मिलाकर टोटल 216 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करना है X का। पहले 3 दिन में टीम ने कंप्लीट किया अपना डेली असाइनमेंट, मतलब एज पर प्लान, दैट इज अंडरस्टूड हियर। एंड देन इट मैन्युफैक्चर्ड 8 यूनिट्स ऑफ X ओवर एंड अबव डेली प्लान, मतलब डेली प्लान में जितने भी यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने थे उससे हर रोज उन्होंने 8 यूनिट्स एक्स्ट्रा कर करके मैन्युफैक्चर किया।
और प्लान डेट के एक दिन पहले ही उनका मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हुआ, और केवल कंप्लीट ही नहीं, उन्होंने प्लान से ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर दिया। 216 जो प्लान था, 232 यूनिट्स उनके रेडी हो गए। क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू प्लान, प्लान के मुताबिक पर डे कितना मैन्युफैक्चरिंग करना था। अब फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में कई सारे चैलेंजेस हैं। नंबर 1 मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पर डे यूनिट्स ये हमें नहीं मालूम है। नंबर 2, नंबर ऑफ डेज क्या है ये भी हमें मालूम नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ काफ़ी सारे अननोन वेरिएबल्स हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ इतने अननोन वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर बेटर है ऑप्शन अप्रोच लगाकर इसे सॉल्व करना। चलिए देखते हैं ऑप्शन अप्रोच को हम कैसे थोड़ा अच्छे तरह से यूज़ कर सकते हैं। चलिए पहला ऑप्शन लेते हैं जो कि है 12। तो मान लेते हैं कि पर डे मैन्युफैक्चरिंग का प्लान था 12 यूनिट्स। अब हमारा यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ प्लान और यहाँ लिख लेता हूँ एक्चुअल। ऑप्शन नंबर 1, हमारा प्लान क्या था 216 यूनिट्स, और हम यहाँ पे मान रहे हैं कि 12 यूनिट्स पर डे हमने प्लान किया है। तो ये आपका हो जाएगा 18 डेज। हाँ, क्योंकि टोटल है 216 यूनिट्स और जो 12 है ये भी यूनिट्स है, तो डिवाइड करने से हमें मिलेगा क्या, 18 डेज। अब एक्चुअल में यदि हम जाएं, पहले 3 दिनों में 12 यूनिट्स करके मैन्युफैक्चर हुआ, तो ये हो गया 36 यूनिट्स। अब 18 डेज अगर प्लान्ड था तो हमारे बचे कितने दिन, यहाँ पर 15 दिन बचे, और 15 में से एक दिन कम उन्होंने वर्क किया, मतलब कि प्लान डेट के एक दिन पहले ही, तो 14 डेज। इन 14 डेज में उन्होंने कितना करके मैन्युफैक्चरिंग किया, 8 एक्स्ट्रा। तो जो पहले जो 12 कर रहे थे, 12 की जगह 20 किए, ये हो गया आपका 280। टोटल देखिए आ जा रहा है आपका 316 यूनिट्स, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि इन्होंने मैन्युफैक्चर कितना किया है, 232। तो ये ऑप्शन आपका फिट नहीं बैठ रहा है। चलिए अब बी ऑप्शन देखते हैं। ये था हमारा ए ऑप्शन। अभी बी ऑप्शन अगर आप देखें, इसमें दिया है 13 यूनिट्स। पहला चीज़ देखिए, 216 क्या 13 से डिवाइड होता है, ये डिवाइड नहीं होता है। तो डिवाइड नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि डेसिमल में नंबर ऑफ डेज पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, बट हम पहले वो ऑप्शन चेक करना चाहेंगे जहां पर डिवाइड हो जाता है। ऐसा नहीं कि ये रॉन्ग हो सकता है, बट फिर भी ज़्यादा लाइकली वही है, उस टाइप का ऑप्शन जिसमें डिवाइड होता है। तो हम पहले सी ऑप्शन चेक करते हैं, 216 डिवाइड बाई 24। अब ये डिवीजन बहुत ईजी है, क्यों, 12 से डिवाइड करके यदि 18 आया तो 24 से डिवाइड करके 9 आना चाहिए। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल में 3 इंटू 24, पहले 3 दिन 24 यूनिट्स करके कितने यूनिट्स हुए, 72 यूनिट्स। बचे कितने दिन, 6 दिन। 6 दिन में से एक दिन तो कम होगा क्योंकि प्लान डेट के पहले हुआ, तो हम लेंगे 5 डेज, और ये 5 डेज में 24 प्लस 8 उन्होंने 32 यूनिट्स करके मैन्युफैक्चर किया, यानी कि आपका मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है 160, और 160 प्लस 72 आप यदि करें तो हो जाता है 216 यूनिट, 232 यूनिट्स जो कि उन्होंने मैन्युफैक्चर किया एक्चुअली। इसका मतलब 24 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, फोर्थ, ए मैन्स एवरेज एक्सपेंडिचर फॉर द फर्स्ट 6 months ऑफ द ईयर वॉज ₹300. For the next 2 months, the average monthly expenditure was ₹50 more than what it was during the first 6 months. If the person spent ₹1,000 in all during the remaining 4 months of the year, find what percentage of his annual income of ₹10,000 he saved in the year. तो क्वाइट सिंपल क्वेश्चन सिंपल है, थोड़ा यहाँ पर लैंग्वेज कंफ्यूजिंग टाइप का है। चलिए कर देते हैं। फर्स्ट 6 months average expenditure was 300, so total will be 1800. Next 2 months the average was 50 more than what it was during first 6 months. That means new average was 350, so the total comes to 700. Now remaining how many months, 4 months. The person spent ₹1,000 in all during remaining 4 months, so there is no average, यहाँ पर टोटल ही दे दिए हैं, 1000 स्पेंड हुआ, तो ये आपका हो जाएगा टोटल 3500 टोटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, एनुअल इनकम कितना है, 10,000, इनकम है आपका 10,000, तो आप इसे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो आपका सेविंग्स कितना आ जाएगा 6500। तो सेविंग्स का आपको यहाँ क्या निकालना है परसेंटेज 6500 आउट ऑफ 10,000। ये सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब मेंटली ही हो जाता है, फिर भी यहाँ पर कर दे रहे हैं। चलिए 65% ये है आपका सेविंग्स का परसेंटेज। रिलेटिवली कंपैरेटिवली ये थोड़ा इजियर क्वेश्चन था पहले वाले से। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं 5th। चलिए, द एवरेज ऑफ 8 रीडिंग्स इज 24.3, out of which average of first 2 is 18.5, average of next 3 is 21.2, sixth reading is 3 less than 7th and 8 less than 8th. What is the sixth reading? तो इस तरह से आपके 8 रीडिंग्स है, एवरेज ऑफ 8 रीडिंग्स 24.3। तो अभी यहाँ टोटल कर देते हैं 8 रीडिंग्स का 24.3 टोटल कितना हो जाएगा 194.4। ये हो गया पूरा का टोटल। एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 इज 18.5, तो फर्स्ट 2 इसका आपका टोटल हो जाएगा 37। चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ। ये सब फ्रेंड्स की केवल एक्सप्लेनेशंस के लिए है, ये सब डायग्राम वे में वगैरह एग्जाम में करने के लिए नहीं, केवल समझाने के लिए। एवरेज ऑफ नेक्स्ट 3 इज 21.2, सो 3 इंटू 21.2 ये आपका हो जाएगा 63.6। नेक्स्ट 3 मतलब थर्ड रीडिंग से लेके 5th रीडिंग तक 63.6। अब ये जो दोनों है ये कुल मिलाकर अभी तक आपका कितना हो गया 100.6, इतना तक आ गया। तो ये जो 6th 7th और 8th रीडिंग है उसमें कितना कवर होगा आपका 6th प्लस 7th प्लस 8th, वो आपका हो जाएगा 194.4 माइनस 100.6, 93.8 कुल मिलाकर। अब यहाँ बोल रहे हैं 6th रीडिंग इज 3 लेस देन 7th, 8 लेस देन 8th। चलिए मैं 6th रीडिंग को मान लेता हूँ x, और 6th रीडिंग इज 3 लेस देन 7th, तो 7th क्या होगा x प्लस 3, एंड इट इज 8 लेस देन 8th, तो 8th रीडिंग क्या हो जाएगा x प्लस 8। अब ये तीनों को अगर हम ऐड करें तो हमें मिल जाएगा 3x प्लस 11। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, यहाँ कैलकुलेशन करता हूँ। ये जो तीनों का टोटल है 3x प्लस 11, ये क्या है 93.8, तो आपका 3x हो गया 93.8 माइनस 11 82.8, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा 82.8 डिवाइडेड बाई 3 27.6, ये हो गया आपका 6th रीडिंग विच इज x 27.6। Okay, number 6. One fashion house has to make 810 dresses and another one 900 dresses during the same period of time. In the first house, the order was ready 3 days ahead of time, and in the second house, 6 days ahead of time. How many dresses did each fashion house make a day, means per day, if the second house made 21 ड्रेसेस मोर ए डे देन द फर्स्ट? तो दो फैशन हाउस है, चलिए हम ले लेते हैं F1 F2। फैशन हाउस 1 को तैयार करने हैं 810 ड्रेसेस, फैशन हाउस 2 को तैयार करने हैं 900 ड्रेसेस। अब ये एक दिन में कितना बनाता है, ये एक दिन में कितना बनाता है, ये हम नहीं जानते। अगर मान लिया जाए कि फैशन हाउस 1 X बनाता है, तो फैशन हाउस 2 एक दिन में कितना बनाता है, सेकेंड हाउस में 21 ड्रेसेस मोर, यानी कि x प्लस 21। अब देखिए सेकेंड लाइन जो है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखा है। द ऑर्डर वॉज रेडी 3 days अहेड ऑफ टाइम इन द फर्स्ट हाउस एंड इन द सेकेंड हाउस 6 days अहेड ऑफ टाइम, यानी कि दूसरा फैशन हाउस पहले वाले के कंपैरिजन में कितना टाइम कम लेता है, 3 और 6, यानी कि 3 दिन कम लेता है। ऐसे अगर आप समझें, फैशन हाउस 1 ने आपके डेडलाइन से 3 दिन कम लिया और फैशन हाउस 2 ने डेडलाइन से 6 दिन पहले कर दिया। पहले वाले ने 3 दिन पहले किया और सेकंड फैशन हाउस ने 6 दिन पहले किया, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना आ जाता है आपका 3 आ जाता है ना, 3 days का डिफरेंस हो जाता है। तो यहाँ पर 810 ड्रेसेस डिवाइड बाई x ड्रेसेस पर डे, तो आपका नंबर ऑफ डेज कितना आएगा,
जो भी कुछ आएगा और यहाँ जो भी नंबर आएगा उसका जो डिफरेंस होगा वो होगा 3। यानी कि पहला फैशन हाउस दूसरे के कंपैरिजन में 3 डेज एक्स्ट्रा लेता है। तो अभी हम क्या करते हैं, आप ये देख के समझ सकते हैं कि इसको आप सॉल्व करने जाएंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो इसको आप क्या करिए, इसको सॉल्व करने मत जाइए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई जरूर कर लीजिए। इधर में से आप 3 को कॉमन ले लीजिए, ये आपका हो जाएगा 270/x, और इधर भी आप 3 कॉमन ले लीजिए, 300/x प्लस 21 इक्वल्स टू 3। दोनों तरफ में 3 कॉमन है, वो आपका चला जाएगा, आपका रह जाएगा 270/x माइनस 300/x प्लस 21 इक्वल्स टू। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम ऑप्शंस लेंगे और ऑप्शन से देखेंगे क्या आंसर आता है। नंबर 1, 270 डिवाइड बाई 54 माइनस 300 डिवाइड बाई 75। इसको सिंप्लीफाई करिए, ये आपका 18 से डिवाइड हो जाएगा, 18 इंटू 3, 18 1 जार 18, रिमाइंडर 9, 90, 18 5 जार 90, ये हो गया आपका 5। तो 5 माइनस 4 आपका हो गया 1, यहीं पर आपका 1 आ गया जो आपको चाहिए, यानी कि आपका आंसर है 54 एंड 75। ये हो गया आंसर। तो फ्रेंड्स, ये 6 क्वेश्चन एवरेज के थे जो हाई लेवल के क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में सॉल्व किए। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर से लाइक बटन पर क्लिक करिए, अपना सपोर्ट दीजिए। हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा ताकि उनको भी इसका पूरा बेनिफिट मिले। कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा फेसबुक ग्रुप और फेसबुक पेज का लिंक्स दिया हुआ है, वो भी आप ज्वाइन करके उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो अभी तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।